हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने किए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज से हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, उन सभी के एक एक क्वेश्चन करेंगे, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको अलग से कैसे फाइंड करनी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशिंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में हम करेंगे इनको, जब एक साथ में इकट्ठा बनाते हैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो उसके बाद में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, आपको डिटेल्स दे रखी है, ठीक है, और आपको बनानी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो अब देखिए बेटा, हम क्या देखें, पहले दे रखा है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2010 का दे रखा है 60,000, 2011 का दे रखा है 55,000। यानी कि अब 2011 में क्या हो गया, हमें 5,000 का लॉस हो गया। किसके मुकाबले? 2010 के मुकाबले 5,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि हमारा P&L क्या हुआ है, कम हुआ है। इसका मतलब हमें क्या हुआ है, 5,000 का लॉस हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, हम कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आशा करती हूँ बेटा कि आपको इसका फॉर्मेट बनाना आता होगा, इसलिए मैं आपको फॉर्मेट नहीं सिखा रही और डायरेक्ट हम क्वेश्चन से कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा नेट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 ₹5,000। जो हमारा बेटा नेगेटिव होता है, यानी कि जो हमारा लॉस होता है, उसको हम हमेशा किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे। अब देखिए फिर इसके अंदर बेटा हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दे रखी है। ये डेली रूटीन के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, ये सारी वो है। तो ये कहाँ पर आएंगी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर ट्रेड रिसेवेबल, ट्रेड रिसेवेबल क्या दे रखा है, 25,000 हो गया हमारा 2011 में। कितना हो गया बेटा, 25,000 हो गया 2011 में। 2010 में कितना था, 31,000 था। अब 25,000 हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रेड रिसेवेबल पे हमारा कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। तो 2000 में बेटा कोई आपका एसेट 31,000 का था, अब वो 25,000 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, कम हो गए वो एसेट्स। आपने मान लीजिए सेल कर दिए होंगे। अगर आपका फिक्स्ड एसेट से एग्जांपल लेके चलते हैं, फिक्स्ड एसेट से मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए, आपकी मशीनरी 2010 में 31,000 की थी, अब आपके पास कितनी है बेटा, 25,000 की है। यानी कि आपने क्या कर दिया, उसका कुछ पार्ट क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया होगा, इसलिए आपका कम हो गया। अगर आपने किसी चीज़ का सेल की होगी, सेल करने से क्या आपके पास क्या आएगी, अमाउंट आएगी, पैसे आएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अब बेटा ट्रेड रिसेवेबल है। ट्रेड रिसेवेबल कब होंगे, जब आपने कोई सेल करी होगी, उससे आपको ट्रेड रिसेवेबल, यानी कि ट्रेड से क्या हुई है, पैसे आए हैं आपके पास। ठीक है, आपने की ट्रेड रिसेवेबल आपके कम हो गई। ट्रेड रिसेवेबल क्या होते हैं बेटा, आपके कंपनी के देनदार होते हैं। उन्होंने कंपनी से उधार में माल लिया होगा, अब उन्होंने क्या कर दी, अमाउंट दे दी, आपको पैसे दे दिए। पहले वो 31,000 के थे, लेकिन अब कितने हो गए, 25,000 के हो गए। यानी कि उन्होंने 6,000 क्या कर दिया बेटा, आपकी पेमेंट कर दी, आपकी पेमेंट कर दी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्म में कैश आया, कैश आया तो क्या कर लेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो हम क्या करेंगे, ऐड करके क्या लिखेंगे बेटा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो क्या हो जाएगा, 6,000 हमारा, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 1,000 कहीं से भी नहीं आएगा बेटा, ये गलत लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 6,000 की अमाउंट है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए आप, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, यानी कि आपने पे करना था, अभी नहीं किया है, ये आउटस्टैंडिंग है। तो ये लाइबिलिटी है अब आपकी। अब लाइबिलिटी के बारे में क्या बोला है भाई, 21,000 की लाइबिलिटी थी आपकी, अब आपकी 12,000 की लाइबिलिटी बची है। इसका मतलब बेटा आपने क्या कर दिया, आपके ऊपर 21,000 रुपये उधार थे, आपने किसी को देने थे मान लीजिए, लेकिन अब आपने उस 12,000 की आपकी लाइबिलिटी बची है। इसका मतलब आपने उसकी पेमेंट कर दी। अगर आपने उसकी पेमेंट कर दी तो आपने तो कैश दिया होगा, तो फर्म से क्या जाएगा बेटा, कैश जाएगा। तो फर्म से कैश क्या होगा, कैश जाएगा। कैश जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझ में आई, अगर एसेट्स हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है, एसेट्स डिक्रीज होगा और लायबिलिटी क्या होगी बेटा, लायबिलिटी भी आपकी डिक्रीज होगी, तो वो क्या, दोनों क्या कर दिए जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी बेटा, ये ऐसे नहीं होगा, ये मैंने गलती से बोल दिया, ये दोनों में
उल्टा रिलेशन होता है। अगर डिक्रीज़ इन यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाओ, एसेट्स अगर आपके बेटा डिक्रीज़ हुए हैं, एसेट्स क्या हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं। अगर एसेट्स डिक्रीज़ हुआ है इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर आपकी करंट लाइबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है तो क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई तो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, या फिर एसेट्स जो है एसेट्स डिक्रीज़ हो गई तो ऐड हो जाएंगे। यदि आपके एसेट्स क्या हो जाएंगे, अगर यदि आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग रेंट है 21,000 थे, 12,000 रह गए, यानी कि आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। आपकी लाइबिलिटी कम तभी होगी जब आप पेमेंट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऑलवेज रिजल्ट क्या होता है, वो ऐड होता है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ का ऑलवेज रिजल्ट क्या होता है बेटा, वो लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा ऐसा हम क्यों करते हैं। अब देखिए मैंने ये दो तो आपको बता दिए डिटेल में, अब ये देखिए आप दोनों, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स। अगर आपके करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं करंट एसेट्स, यानी कि मान लीजिए आपने उधार में माल दे रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपके डेटर बनते जाएंगे, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहे, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो फर्म से कैश कम होगा। ठीक है, तो कैश कम होगा, कैश कम होगा, लेकिन एसेट्स क्या हो रहे हैं, करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उस केस में भी क्या करेंगे, आप लेस करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए बेटा डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, क्या हो रही है, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ कब होगी, जब आप पेमेंट करोगे तो कैश कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, फर्म से, कंपनी से बाहर जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो बेसिकली आपको बेटा करना क्या है, समझना क्या है, आपको ट्रांजैक्शन को देखना है, ट्रांजैक्शन को समझना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। अगर कैश का इनफ्लो होगा तो वो सारे टर्म ऐड कर दी जाएंगी, अगर कैश का आउटफ्लो होगा तो वो सारे टर्म क्या करती जाएगी बेटा, लेस करती जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में गुडविल भी गिवन है बेटा, गुडविल्स को रिलेटेड हमेशा ध्यान में रखना है। जब सिंपली बैलेंस शीट में गुडविल होती है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसके एडजस्टमेंट में गुडविल के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है तब हम गुडविल की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम गुडविल की एंट्री नहीं करेंगे। अब आप डायरेक्ट इसको लेस ऐड करके देख लेना कितनी क्या अमाउंट आती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तीनों चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी तीनों चीज़ें। ठीक है, ये 1,000 कोई अमाउंट नहीं है, तो 17,000 बेटा ये नेगेटिव है, और 5,000 ये नेगेटिव है, और 17 5 कितने होते हैं, 22,000। 22,000 में से 6,000 पॉजिटिव है, तो उसको लेस कर देंगे, तो हमारा नेगेटिव बैलेंस से कितना बच गया, 16,000 का बच गया। तो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस के हमारे 16,000 निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे ऐड लेस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर appropriation was 2,50,000. This profit was arrived at after taking into consideration the following items. ये कह रहा है भाई इन सारे आइटम्स को जो नीचे दे रखे हैं इनको ध्यान में रखते हुए इनको एड लेस करने के बाद ही हमारा प्रॉफिट कितना बचा है, 2,50,000 बचा है। ठीक है, लेकिन देखिए बेटा आप इसमें से आपने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी दे दिया, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व भी कर दिया, तो ये तो नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहले क्या लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा ही, तो वो निकल के आया हमारा 3,02,500। कैसे आया भाई, निकल के देखो, क्योंकि यहाँ पर आपका ये प्रॉफिट हुआ है 2,50,000। आपने इसमें से प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लेस कर दिया, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व लेस कर दिया, ये तो हम बाद में करते हैं ना सारा काम। ठीक है, तो इनको अब हम वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए।
तो देखिए अभी वर्किंग नोट फटाफट। तो वर्किंग नोट में क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन 2,50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स वापस ऐड कर दिया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वापस ऐड कर दिया। तो क्या इतना निकल के आ रहा, हमारा प्रॉफिट आया 3,02,500। हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया। तो अब हम इसको कहाँ पर लिख देंगे, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फ्रंट में सबसे ऊपर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,02,500। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन हम जनरली क्या करते हैं, आप बताइए। डेप्रिशिएशन जनरली आप क्या करते हो, लेस करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हो तो आप डेप्रिशिएशन क्या करते हो, जनरली लेस करते हो। लेकिन आप ये बताओ, आप डेप्रिशिएशन को लेस करें तो आपकी कैश का कोई फ्लो होता है वहाँ पर? कैश का तो कोई फ्लो नहीं होता, कैश में थोड़ी होता है हमारा डेप्रिशिएशन। तो कैश हम कैसे लेस कर सकते हैं? तो इसलिए हम इसको वापस यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कैश की कोई ट्रांजैक्शन होती नहीं है डेप्रिशिएशन के अंदर। ठीक है। तो इसलिए इसको हम वापस क्या करेंगे बेटा, वापस यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर बोला है बेटा गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल राइट ऑफ की गई है, तो इसको भी क्या करेंगे, आप वापस से यहाँ पर इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ ये कैश में नहीं होती है। तो आप इसको लेस कैसे कर सकते हो, तो लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको अब वापस क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाते हैं। अगर हमारे फिक्स्ड एसेट से कोई गेन होता है तो उसको हम लेस कर देते हैं। अगर हमारे फिक्स्ड एसेट से हमें कोई लॉस होता है उसको वहाँ पर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो सारे ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए तो चलिए देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने फाइंड कर लिया। डेप्रिशिएशन और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट ऐड कर देंगे, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर देंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ तीनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो 31,000 और 3,02,500 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,33,500 आ जाएगा। अभी उसी में बेटा एक और एंट्री दे रखी है, लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी से गेन हुआ है तो उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है भाई, 8,000 यहाँ पे लेस कर देंगे हम। कितना लेस कर देंगे, 8,000। तो कितनी निकल के आएगी ये, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल से बिफोर हमारा ये प्रॉफिट निकल के आया कितना, 3,25,500। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे देखिए। ठीक है, अब आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखे हैं बेटा, हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, ये 2011 और ये सारे टर्म हमारी दे रखी हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया है क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, कैसे करना है। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन 1 में अच्छे से। तो अभी हम डायरेक्ट कर देते हैं बेटा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर में, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऑलवेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बेटा इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ऐड हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऐड हो जाएंगे। और फिर बेटा क्या करते हैं हम, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, इनको लेस करते हैं। तो ये सारे टर्म हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इस टोटल ये है, इसमें से ये लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3,11,500 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने जो वापस जो टैक्स ऐड किया था उसको वापस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे टैक्स को। तो लेस टैक्स कर देंगे 35,000। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल के आ जाएगा 2,76,500। ठीक है बेटा, आया अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स आते हैं तो आप देख लीजिए इसमें दे रखा है आपको प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लैंड। ठीक है, दोनों ईयर के दे रखे हैं। अब इसमें देखिए बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज 50,000, प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड ₹40,000, लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। ठीक है, ये दे रखी है। अब इसके लिए बेटा हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बेटा एक टर्म हमेशा मिसिंग होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आपके क्वेश्चन में परचेज रिलेटिंग दे रखा तो सेल्स मिसिंग होगी, अगर सेल्स रिलेटिंग दे रखा हो तो परचेज मिसिंग होगी। तो वो हमें फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, फाइंड करते हैं। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एसेट्स। जिस भी एसेट्स की आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी ना, उसी का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है एंड लैंड दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 अकाउंट के बारे में आपको बता रखा है। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, जो आप देखना जिस ईयर का बनाओगे, जैसे अब बनाएंगे हम 31/3/2011 के एंड में बनाएंगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का 8,50,000। ये डेबिट इधर लिखेंगे, डेबिट साइड, और लास्ट में क्रेडिट बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे कितना भाई 10 लाख की हमारे पास बची है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। इतना आप लिखने के बाद फिर हम करेंगे इसके अंदर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट। तो स्टार्ट करते हैं हमने पहले प्लांट एंड मशीनरी का देखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी का देखिए 8,50,000 हमने बैलेंस ब्रो डाउन कर दिया, कैरी डाउन में कर दिया हमने 10 लाख कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में आपको। अभी देखिए अभी क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग 2 दे रखी हैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नंबर 1 में डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 की थी, 40,000 में बेच दिया, तो इसको भी क्रेडिट कर देंगे, और 20,000 का हमारा जो लॉस होगा उसको भी क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे बेटा, ये रहा हमारा प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन लिख दिया हमने, सोल्ड कर दी मशीनरी 40,000 की, 20,000 का हमें लॉस हुआ था, ये लिख दिया, और बैलेंस कैरी डाउन हमने पहले लिया, ये आपने पहले ही लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए आपके ध्यान में रखें कि क्रेडिट तो अमाउंट आई बेटी है आपकी 11,10,000, लेकिन आपने इधर सिर्फ कितनी ट्रांजेक्शन करी है, यहाँ तक करिए 8,50,000। इसका मतलब आपके डेबिट में कुछ मिसिंग है, कुछ अमाउंट मिसिंग है। अगर आपके डेबिट में कोई अमाउंट मिसिंग मिलेगी तो वो आपकी हमेशा क्या होगी, परचेज होगी। क्या होगी, परचेज होगी। अगर यदि आपके क्रेडिट में कोई अमाउंट बचेगी तो वो हमेशा क्या होगी बेटा, सेल होगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग थी भाई, आपकी परचेज मिसिंग थी। परचेज कितनी निकल के आ जाएगी, 11,10,000 में से हम माइनस कर देंगे 8,50,000, तो 2,60,000 आपकी क्या आ जाएगी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम करते हैं ऐसे ही सेम हम लैंड का अकाउंट बनाएंगे। तो लैंड में देखिए बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख, ये हम पहले डायरेक्ट लिख लेंगे। हमने लिख लिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, बैलेंस कैरेट डाउन कितना 1 लाख। ठीक है, ये बेटा इसमें नीचे टोटल है ये। ठीक है, 1 लाख लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है देखिए आपकी एडजस्टमेंट एंट्री में लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। आपने लैंड को क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है 60,000 में आपने। ठीक है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा, गेन पे, यानी कि प्रॉफिट में आपने सेल किया है। किस में किया है, प्रॉफिट में आपने सेल किया है। अभी ये नहीं बताया कि आपने, अभी हमें ये तो पता ही नहीं कि हमने सोल्ड कितनी करी है, ये नहीं पता ना आपको कि आपने सोल्ड कितनी करी है सोल्ड। तो सिर्फ हमने ये पता है कि गेन हुआ है। भाई गेन हुआ हो तो डेबिट कर देंगे, अगर लॉस हुआ होगा तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपने गेन हो गया तो 2,60,000 इधर आ गया, बैलेंस कैरेट डाउन आपको पता चल गया 1 लाख आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए 2,60,000 में से हम 1 लाख माइनस कर देंगे तो हमारी किसकी अमाउंट निकल के आ जाएगी, सोल्ड की अमाउंट आ जाएगी कि हमने मशीनरी कितनी सोल्ड करी है। तो 1,60,000 की हमने मशीनरी क्या करी है, सोल्ड करी है। ठीक है बेटा, आया आपको समझ में। चलिए अभी हम बनाते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जब देखिए बेटा अगर आप कोई भी एसेट सेल करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे। यदि आप कोई एसेट्स परचेज करोगे तो आपके फर्म से पैसे जाएंगे। तो जब पैसे आएंगे तो ऐड कर देंगे, जब पैसे जाएंगे तो उसको लेस कर देंगे। तो देखिए सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट हो जाएगा, लिख दिया। सेल ऑफ लैंड लिख देंगे 1,60,000 प्लस में लिखेंगे अमाउंट, क्योंकि अमाउंट फर्म में आ रही है, कंपनी में आ रही है। परचेज करेंगे तो बेटा दोनों क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितनी आ जाएगी बेटा, 1,20,000 आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेटा आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है। ठीक है, क्या करनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिए। मैं अभी सिर्फ डायरेक्ट आपको क्या करवाऊंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करवाऊंगी एक बार। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 और फिर साथ में इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। कुछ नहीं है बेटा इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, किसी की कैलकुलेशन भी नहीं करनी, डायरेक्ट हमें टर्म उठानी है, जिससे पैसा आएगा उसको ऐड कर देंगे, जिससे पैसा जाएगा उसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए फटाफट।
चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या बनानी है, फाइनेंशिंग एक्टिविटी बनानी है। ठीक है, आप देखिए बेटा यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स दे रखे हैं 2011 में 10 लाख, 2012 में 12 लाख, यानी कि 2 लाख बढ़ गए, 2 लाख बढ़ गए। आपने शेयर इसका मतलब इशू किए हैं। अगर आप शेयर इशू करेंगे तो आपके पास फॉर्म में अमाउंट आएगी, तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए 12% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिबेंचर्स 2011 में थे बेटा 1 लाख, 2012 में हो गए 2 लाख, यानी कि डिबेंचर बढ़ गए। इसका मतलब आपने डिबेंचर भी क्या कर दिए, इशू कर दिए। तो वहाँ से भी आपके पास क्या आई है, कैश फर्म में आया है, कैश कंपनी में आया है। हमेशा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले तो बेटा आप ये याद रखना कि ऊपर ईयर क्या कर देता है, कई बार एग्जामिनर पहले वाला ईयर पहले ही दे देता है, बाद वाला बाद में दे देता है, लेकिन कई बार क्या कह देता है, जो अब वाला करंट होता है उसको पहले लिख देगा और जो प्रीवियस होता है उसको बाद में लिख देगा। तो आपको ऊपर हमेशा इन ईयर को आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार एग्जामिनर इसमें चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आगे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, 12,000 इंटरेस्ट पे करेंगे माइनस हो जाएगा, डिविडेंड पे करेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने बता दिया 2 लाख का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख का, कैश यूज्ड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इंटरेस्ट पे किया 12,000 का, डिविडेंड पे किया 50,000 का। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 2,38,000 आ जाएगा। देखिए बेटा बिल्कुल जो हमारी इन्वेस्टिंग और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कंपैरिजन में इजी होती है। आपको ध्यान किस पर देना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर देना है। उसको समझने में बच्चे कन्फ्यूज़न में आते हैं, वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत होता है। लेकिन आप फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कर ले जाते हैं, वो बहुत ईजी होती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए एक बार फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ दे रखी है। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने दे रखे हैं भाई, ये 2012, ये 2013, 4 लाख 5 लाख, यानी कि इंक्रीज हो गया, यानी कि इशू किए आपने, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट चला जाएगा कितना, 1 लाख। ठीक है, 10% डिबेंचर 1,50,000 के 2012 में थे, लेकिन 2013 में भाई 1 लाख के बचे हैं। इसका मतलब आपने रिडम्पशन कर दिया, डिबेंचर का रिडम्पशन की पेमेंट कर दी आपने 50,000 डिबेंचर की। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है भाई, 40,000 का 2012 में था, 2013 में कितने का हो गया, 50,000 का हो गया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000 आपने क्या किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। तो हमारी फाइनेंशिंग एक्टिविटी में कितना आ जाएगा, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर बेटे 1,10,000 यहाँ पर गलत लिखा है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 4,05,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अच्छा, इन्होंने बेटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी इसी में ऐड कर दिया, इस वजह से इन्होंने क्या लिख दिया, 1,10,000 लिख दिया। अदरवाइज यहाँ पर पहले हम 1 लाख लिखते, फिर उसके बाद हम प्रीमियम की एंट्री कर देते, तो वहाँ पर 10,000 हो जाता। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करके लिखा है, तो कोई बात नहीं। 1 लाख यहाँ से इंक्रीज हो गए, 10,000 यहाँ से इंक्रीज हो गए, तो टोटल कितने इंक्रीज हो गए, 1,10,000 हो गया। इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे किया है भाई 10,000 का। ठीक है, ये लेस कर देंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की हमने 50,000 के, तो 1,10,000 पॉजिटिव अमाउंट हो गई, 60,000 हमारी नेगेटिव अमाउंट होगी, यानी कि 50,000 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, पॉजिटिव अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, आई होप आपको तीनों एक्टिविटीज़ समझ में आई होंगी कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट, इसमें आपको तीनों एक्टिविटीज़ बनानी है। ठीक है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करना, तीनों एक्टिविटीज़ मैंने आपको सिखा दी है कैसे कैसे करनी है, तो आप एक बार कोशिश करना। ठीक है, फिर हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आई होप बेटा इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, मैं वो अभी ऐड नहीं कर पाई, तो आप छोड़ दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कल ही करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।